अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर पहले देख चुके हैं। इक्वल टू जो होता है सिंगल, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कई वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कराने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन हो तो इसमें वैल्यूज़ असाइन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम फॉर असाइनिंग वैल्यूज़, और उसके लिए हमें इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, ना कि डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। अब इसका सिंटैक्स होता है वेरिएबल स्पेस इज इक्वल टू स्पेस एक्सप्रेशन और वैल्यू, ताकि डेटा टाइप इंटीजर वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो वैल्यू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए वेरिएबल 1 को असाइन की गई, जो कि हम पहले देख चुके हैं कैसे वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन की जाती है। अब एक बात ध्यान में रखिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये इक्वालिटी ऑपरेटर यानी कि डबल इक्वल टू से डिफरेंट है। ठीक है, तो अब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर देखते हैं। तो इसे भी असाइनमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में हम अगर 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1, तो इसे शॉर्ट हैंड करके 10 प्लस इज इक्वल टू 1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ताकि वो इसी सिंपल असाइनमेंट से सिमिलर है, उसे हम शॉर्ट हैंड की तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे कि 10 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 ऐसे लिखना हो तो 10 माइनस इज इक्वल टू 1 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कहते हैं। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि डबल प्लस इंक्रीमेंट्स वैल्यू बाय 1। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल अगर हम हमारी वैल्यू 1 से बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे अपोजिट हमें वैल्यू डिक्रीमेंट करानी हो तो डबल माइनस साइन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि 1 से वैल्यू डिक्रीमेंट कराने के लिए। तो इसमें दो टाइप होते हैं, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो इससे हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर की, जो कि फर्स्ट ए में 5 वैल्यू स्टोर की और बी में 10 वैल्यू स्टोर करा दी। बिफोर हमने ए इज़ इक्वल टू %d, बी इज़ इक्वल टू %d, ए और बी की वैल्यू प्रिंट करा दी। उसके बाद हमने ए को 1 से इंक्रीमेंट किया, जो कि a प्लस प्लस, और b को 1 से डिक्रीमेंट किया, और उनको सेम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद उनकी वैल्यू प्रिंट करा दी। तो इसे कंपाइल करके देखते हैं। आप देख रहे हैं बिफोर a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 10, वो इंक्रीमेंट के बाद a 6 हो गया और b 9 हो गया, ताकि वो 1 से डिक्रीमेंट हो गया। अब ये जो /n दिख रहा है वो नई लाइन को आने के लिए, नई लाइन प्रिंट कराने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। अगर हम इसे यूज़ ना करें तो वो ये स्टेटमेंट उसके बराबर सामने आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने इसे /n यूज़ किया है। अब जैसा कि मैंने कहा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के दो टाइप्स होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब जो नॉर्मल प्लस प्लस है वो इंक्रीमेंट है। अगर हम कोई भी वेरिएबल v प्लस प्लस करें तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ।
ताकि v के बाद हमने लिखा, इसलिए पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब एक्सप्रेशन की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट करेगा। अगर हम इसे प्रिंट एफ वी प्लस प्लस करें तो v की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद अगले स्टेटमेंट को इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू प्रिंट करेगा। यानी कि v अगर फर्स्ट 10 हो तो हम इसे v प्लस प्लस प्रिंट करें तो वो 10 प्रिंट होगी, और अगले स्टेटमेंट में v प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट, यानी कि पहले इंक्रीमेंट होगा उसके बाद प्रिंट होगा, यानी कि बिफोर एक्सप्रेशन के बाद इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद आता है डिक्रीमेंट। वो सिमिलर टू इंक्रीमेंट जैसा डिक्रीमेंट भी है, पोस्ट इंक्रीमेंट यानी कि v के बाद में, और प्री इंक्रीमेंट v से पहले। अब इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल से आपको प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ईजिली समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट a में वैल्यू 5 रखी और b में 10 रखी। फर्स्ट हमने a और b की वैल्यू प्रिंट करा दी, उसके बाद हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने पोस्ट इंक्रीमेंट किया, उसके बाद हमने कुछ इंक्रीमेंट नहीं किया, कुछ डिक्रीमेंट नहीं किया, सिर्फ a को प्रिंट किया ताकि हम इंक्रीमेंट हुई वैल्यू हम देख सकें। तीसरी स्टेटमेंट में प्री डिक्रीमेंट किया और उसके बाद हमने b को प्रिंट किया। अब इसे कंपाइल करके रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले वैल्यू a की 5 थी और b की 10। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने a प्लस प्लस किया, यानी कि पहले वो a की वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा, लेकिन इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू इमीडिएटली प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि अगले स्टेटमेंट ने उसमें a की वैल्यू 6 प्रिंट करा दी। ठीक है। अब प्री जो है वो प्री डिक्रीमेंट, उसने क्या किया, b की वैल्यू जब भी डिक्रीमेंट की वही की वही उसने प्रिंट करा दी ताकि 9, और अगले स्टेटमेंट में वही इंक्रीमेंट की हुई वैल्यू हमने देखी तो कि b है। ठीक है, वो कि 9। ठीक है। तब ऐसे प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट ऐसे काम करते हैं। अब हम कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, यानी कि इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है, पहले इसमें 3 एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट होता है। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो तो एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होता है। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होता है। तो इसे 3 वे डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है, इसे कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। अब इसका एग्जीक्यूशन पहले वो एक्सप्रेशन 1 इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू हो तो एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट करेगा, अगर फॉल्स हो तो एक्सप्रेशन 3 इवैल्यूएट करेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करा दी है कि a में वैल्यू 10 है, b में 20 है और c एम्प्टी है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि a की वैल्यू b से ग्रेटर हो तो वो a में 1 स्टोर करेगा। अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर नहीं है तो वो c में 0 स्टोर करेगा। ठीक है। अब देखते हैं c इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b, ताकि एक्सप्रेशन 1 हो गया। अब एक्सप्रेशन 2 लिखते हैं। अगर ये ट्रू हो जाए
तो इसमें वैल्यू सी में 1 स्टोर करा दी जाएगी, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3 0 वैल्यू स्टोर करा दी जाएगी। अब इसे प्रिंट करते, प्रिंट एफ सी इज इक्वल टू %d सी। इसे कंपाइल करें, रन करें। सी में वैल्यू 0 आ गई क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, 10 20 से ग्रेटर नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यू 100 करें, दोबारा इसे कंपाइल एंड रन करें, तो सी में 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल में हमने देखा ए बी सी के वैल्यू सी में हमें 0 मिला, तब जो एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो गया। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1 becomes false, hence expression 3 is evaluated. The result 0 is stored in variable c. तब इसका इस्तेमाल हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की इफ़ में कंपेयर करके देखते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर डिसीजन मेकिंग में सीखने वाले हैं, क्यों हम कंडीशनल ऑपरेटर वहाँ यूज़फुल है। अब बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। बिटवाइज एक्ट्स अपॉन सिंगल बिट ऑफ देयर ऑपरेंड। बिटवाइज डेटा सिंगल बिट पे ऑपरेट करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बिटवाइज ऑपरेटर में सिंगल एंड, सिंगल और कैरेट, उन्हें बिटवाइज एंड और एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव और कहते हैं। ये ऑपरेटर्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते प्रोग्रामिंग में, उसमें कई और लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज एंड असाइनमेंट, बिटवाइज और असाइनमेंट, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, हम इसे लेस यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग में एंड कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये मेमोरी का एड्रेस लेने के लिए, वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस प्रिंट कराने के लिए एंड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। सेकेंड है पॉइंटर ऑपरेटर, विच इज़ मेमोरी पॉइंटर्स, यानी कि पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर करते हैं उस एड्रेस से वैल्यू एक्सेस कराने के लिए पॉइंटर ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है साइज ऑफ ऑपरेटर, ये वेरिएबल्स की, ऑब्जेक्ट की साइज़ रिटर्न करता है, वो बाइट्स में। ठीक है, ये स्पेशल ऑपरेटर सी में यूज़ किए जाते हैं।